सोच कर देखिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसके शहर थे, लोग थे, उनकी अपनी कहानियां थीं, वो सब हजारों सालों तक हमारी ही जमीन के नीचे दबी रहीं और हम उन्हें पूरी तरह से भूल गए। आज हम उसी रहस्यमय दुनिया के पन्नों को पलटने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। अच्छा, एक सवाल है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? ज्यादातर लोगों के जहन में शायद वैदिक संस्कृति का नाम आएगा, है ना? पर क्या सच में यही कहानी की शुरुआत है, या फिर इससे भी पुराना कोई पन्ना है हमारे इतिहास का? सच तो ये है कि वैदिक चाल से भी कई सदियां पहले इसी जमीन पर एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अपने वक्त की, कह सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज के इस सफर में देखते हैं कि क्या क्या जानने को मिलेगा। पहले तो ये कि आखिर ये सभ्यता गुम कैसे हो गई, फिर देखेंगे कि एक मामूली सी रेलवे लाइन ने इसे कैसे दोबारा खोज निकाला। हम इसके विशाल आकार की बात करेंगे और इसके शहरों की जो सच में कमाल के थे। और आखिर में उस एक बड़ी पहेली की बात होगी जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर इतिहास से गायब कैसे हो गई? मतलब हजारों साल तक किसी को पता तक नहीं चला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और फिर बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह ये सभ्यता दुनिया के सामने वापस आती है। लेकिन सुनिए, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। इसकी जो खोज की कहानी है ना, वो कई दशकों में फैली है, जिसमें कुछ इत्तेफाक थे, कुछ गलतियां थीं और हाँ, बहुत सारी मेहनत भी थी। तो कहानी शुरू होती है 1826 से। एक अंग्रेज था, चार्ल्स मैसन, जिसकी नज़र हड़प्पा के टीलों पर पड़ी, पर उसने ज्यादा कुछ किया नहीं। असली ट्विस्ट तो आया 1856 में। जरा सोचिए, कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और वहां के इंजीनियर्स ने पटरी के नीचे डालने के लिए गिट्टी की जगह एक पूरे के पूरे प्राचीन शहर की हजारों साल पुरानी ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास के किस खजाने को बर्बाद कर रहे हैं। खैर, फिर असली काम शुरू हुआ 1921 और 22 में, जब दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी की लीडरशिप में खुदाई हुई, और तब जाकर जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और जैसे जैसे जमीन की परतें हटने लगीं, आर्कियोलॉजिस्ट को यह समझ आने लगा कि ये कोई छोटा मोटा गांव कस्बा नहीं है। अरे, उनके सामने तो एक बहुत बड़े, बहुत ही विशाल साम्राज्य का नक्शा उभर रहा था। कितना विशाल! सुन के शायद यकीन ना हो। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के बड़े बड़े हिस्सों में यह सभ्यता फैली थी। सोचिए, नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में महाराष्ट्र तक इसका फैलाव हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा था। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये दिमाग घुमा देगा। उस जमाने की दो सबसे फेमस सिविलाइजेशंस कौन सी थी? इजिप्ट और मेसोपोटामिया, राइट? अगर हम उन दोनों के एरिया को मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया उन दोनों के टोटल से 12 गुना, जी हां, 12 गुना बड़ा था। मतलब ये कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर बात सिर्फ साइज की नहीं है। इस सिविलाइजेशन का असली कमाल, असली जीनियस तो इसके शहरों में था। ये शहर इतिहास के शायद सबसे पहले प्लान्ड सिटीज, यानी कि सुनियोजित शहर थे। उनके शहर एक ग्रिड सिस्टम पर बने थे। मतलब सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमें चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क जैसे शहरों में देखने को मिलता है। और मेन सड़कें तो 10 मीटर तक चौड़ी होती थीं। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले इस लेवल की अर्बन प्लानिंग, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। और प्लानिंग तो छोड़िए, इनकी ड्रेनेज व्यवस्था तो और भी कमाल की थी। हर घर के अंदर बाथरूम होता था, नालियां होती थीं। ये नालियां गली के नालियों से जुड़तीं और फिर ये सब जाके शहर के एक बड़े मेन नाले में मिल जाती थीं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे नाले ढके हुए होते थे। साफ सफाई का ऐसा सिस्टम जो दुनिया में सदियों तक कहीं और देखने को नहीं मिला। शहर का स्ट्रक्चर भी बड़ा दिलचस्प था। ये मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बटा होता था। एक था ऊंचा हिस्सा, किले जैसा, जिसे गढ़ या सिटिडल कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग या फिर जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं। और फिर था निचला शहर, जहाँ आम लोग जैसे कारीगर, व्यापारी, मजदूर, ये सब रहते थे। तो एक तरह का क्लियर डिवीजन था जो एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की निशानी है। तो ये तो हो गई शहरों की बात, पर सवाल ये है कि इन बेहतरीन दीवारों के पीछे जो लोग रहते थे वो कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? वो करते क्या थे? अच्छा,
जो सबूत हमें खुदाई में मिले हैं वो बताते हैं कि ये लोग जबरदस्त क्राफ्ट्समैन और इंजीनियर थे। मेटल का काम जानते थे, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना इन्हें आता था। इनकी ईंटें इतनी परफेक्ट होती थीं कि हजारों किलोमीटर दूर दूसरे शहरों में भी उनका साइज सेम होता था। इनके पास वजन और नापतोल का एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। और तो और सोने चांदी के गहने, मिट्टी के बर्तन, बच्चों के खिलौने, ये सब बनाने में भी ये लोग माहिर थे। लेकिन एक बात है जो इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो ये कि हजारों जगहों पर खुदाई होने के बावजूद हमें कहीं से भी बड़ी संख्या में हथियार नहीं मिले हैं। कोई तलवारें, कोई जंगी सामान, कुछ नहीं। इससे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज था जो अपनी एनर्जी लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि ट्रेड और डेवलपमेंट में लगाता था। तो हमने उनकी तरक्की देख ली, उनका विशाल एरिया देख लिया, पर यह सभ्यता अपने पीछे एक ऐसा गहरा राज छोड़ गई है, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। ये लोग पढ़े लिखे थे, हाँ, उनकी अपनी एक लिखने की कला थी, एक स्क्रिप्ट थी। इसमें करीब 400 अलग अलग सिंबल्स या चिन्ह थे जो हमें हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर खुदे हुए मिले हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। हम उनके शब्द देख तो सकते हैं, पर उनका मतलब क्या है ये हम नहीं जानते। उनकी कहानियां, उनका इतिहास, उनकी नॉलेज, सब कुछ बस उन छोटे छोटे निशानों में हमेशा के लिए बंद होकर रह गया है। तो आखिर में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है। जिस भी दिन हम इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, उस दिन हमारे अपने ही अतीत के और कौन-कौन से दरवाजे खुलेंगे। क्या पता हमें उनके समाज के बारे में, उनके विश्वास के बारे में, या सबसे ज़रूरी उनके ख़त्म होने के बारे में वो सच पता चल जाए जो आज तक एक राज है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।